नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर ललिता शर्मा, सह आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज एमए उत्तरार्ध की इस कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हम साकेत के नवम सर्ग की व्याख्याएं कर रहे थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे की व्याख्याएं देखते हैं। देखिए, सखी मेरी धरती के करुणांकुर ही वियोग सेता है, यह औषधीश उनको स्वकरों से अस्थि सार देता है। तो जैसा कि आपको पता है कि उर्मिला का विरह साकेत के नवम सर्ग में बताया गया है। यहाँ पर भी जो उर्मिला है वह अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, ये जो वियोग है, जो विरह है, उसमें जो मेरे जीवन की धरती पर ये करुणा के जो अंकुर हैं, ऐसा लगता है कि वह उनका पालन कर रहा है। वियोग सेता है मतलब उन अंकुरों को से रहा है, जिनको कि चंद्रमा यह औषधीश उनको स्वकरों से अस्थि सार देता है। यहाँ औषधीश किसे बताया है? यहाँ औषधीश चंद्रमा को बताया गया है। ये जो औषधीश है यानी ये जो चंद्रमा है, ऐसा लगता है मतलब जैसे कोई बीमार पड़ जाता है तो औषधि दी जाती है ना, वैद्य औषधि देता है। यहाँ पर चंद्रमा को औषधीश बताया गया है। ऐसा लगता है कि मानो चंद्रमा अपनी स्वच्छ किरणों रूपी हाथों के द्वारा चांदनी रूपी जो श्वेत हड्डियाँ हैं, अस्थिसार जो श्वेत हड्डियाँ हैं, उनका खाद दे करके इनको बढ़ा रहा है, इनको विकसित कर रहा है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि उर्मिला का जो जीवन है उसमें पहले से ही करुणा बहुत ज़्यादा है, और उस करुणा में जो चंद्रमा है उसकी जो चांदनी छिटक रही है वह उस करुणा को और भी ज़्यादा बढ़ा रही है। जन प्राची जननी ने शशि शिशु को जो दिया डिठौना है, उसको कलंक कहना यह भी मानो कठोर टोना है। सजनी मेरा मत यही मंजुल मुकुर मयंक, हमें दिखता है वहाँ अपना राज्य कलंक। जन प्राची जननी ने शशि शिशु को जो दिया डिठौना है। प्राची जननी मतलब पूर्व दिशा रूपी जो माता है, उसने ये जो चंद्रमा में काला धब्बा है, उस काले धब्बे की ओर इंगित करती हुई यहाँ पर उर्मिला कहती है कि पूर्व दिशा रूपी जो जननी है या माता है, उसने ऐसा लगता है कि चंद्रमा रूपी बालक को जन्म दे करके और उसके मस्तक पर ये डिठौना यानी काला जो दाग है वह दृष्टि से बचाने, नज़र लगने से बचाने के लिए लगा दिया है। उसकी रक्षा के लिए ये जो डिठौना लगा हुआ है, उसको यदि कोई कलंक कहे तो ये कलंक कहना एक कठोर टोना है। टोना मतलब होता है जादू टोना, जादू। तो उसको कठोर कलंक कहना ऐसा लगता है कि मानो कोई टोना है, अर्थात वो जादू नहीं है। वह क्या है? सजनी मेरा मत यही मंजुल मुकुर मयंक, हमें दिखता है वहाँ अपना राज्य कलंक। आगे वह कहती है उर्मिला कि मेरे विचार से तो ये जो चंद्रमा है यह मंजुल मुकुर मयंक, यह स्वच्छ दर्पण की भांति है, उसमें कोई कालिमा है ही नहीं, और उसमें यदि कोई कालिमा दिख रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि यह जो अपने यहाँ अयोध्या की जो राज्य लिप्सा है, जो कि कैकेयी के अंदर राज्य लिप्सा थी, वह जो राज्य लिप्सा है उसका कलंक ही मुझे चंद्रमा में दिखाई दे रहा है। यानी कैकेयी के द्वारा कैकेयी की जो राज्य लिप्सा है उसकी तरफ यहाँ पर इशारा किया गया है। उर्मिला अभी भी कैकेयी की राज्य लिप्सा के कारण दुखी है, क्योंकि उसी के कारण उसे प्रियतम का विरह झेलना पड़ रहा है। किसने मेरी स्मृति को बना दिया है निशीथ में मतवाला, नीलम के प्याले में बुदबुद देकर उफन रही वह हाला। जो रात्रि है, रात्रि का वर्णन यहाँ पर किया है। ये जो मनोहारी रात्रि है उसमें किसने मेरी जो स्मृति है उसको इतना मतवाला बना दिया है निशीथ में मतवाला। किसने इसमें इतना मतवाला बना दिया है? ऐसा लगता है कि मानो
नीला जो आकाश है, नीलम के प्याले में बुदबुद देखकर उफन रही वह हाला। ऐसा लगता है कि जो नीले आकाश में फैले हुए तारे हैं वो मानो नीले आकाश रूपी प्याले में तारे रूपी सफ़ेद झाग जो हैं वे शराब के झाग हैं और वे ही मुझे मतवाला बना रहे हैं। सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल अंचल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा, निर्मल जल अंतः स्थल भर के, उछल उछल कर छल छल करके, थल थल तर के, कल कल धर के, बिखराता है पारा, सखी निरख नदी की धारा। यहाँ पर नदी की धारा को देखने के लिए उर्मिला कहती है अपनी सखी से, हे सखी, ये चंचल लहरें हैं, नदी जो है इसकी ओर देखो, ये इसकी जो चंचल धारा है उसको देखो। इसका जो सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा, इसका जो चंचल आंचल है यानी जल जो चल रहा है, जल का जो प्रवाह है उसके कारण ये ढलमल ढलमल कर रहा है, जिससे कि ये जो तारों का प्रतिबिंब है वह भी इसमें झिलमिला रहा है। निर्मल जल अंतः स्थल भर के, उछल उछल कर छल छल करके, थल थल तर के, कल कल धर के। ये जो नदी है ये अपने हृदय में ऐसा लगता है मानो स्वच्छ जल को भर करके, उछल उछल करके, छल छल करके बहती हुई, रास्ते में आते हुए जो गड्ढे हैं उनको भरती हुई और जगह जगह को जल से भर के कल कल स्वर करती हुई पूरा जो जल है उसको बिखराता है पारा। ऐसा लगता है पूरे जल को पारे की भांति बिखेर रही है। सखी निरख नदी की धारा, ये सखी तुम इस नदी की धारा को तो देखो, यानी इधर उधर जो मचलती हुई चंचल लहरें हैं उनके बारे में यहाँ पर कहा गया है। लोल लहरियाँ डोल रही हैं, भ्रू विलास रस घोल रही हैं, इंगित ही में बोल रही हैं, मुखरित कूल किनारा, सखी निरख नदी की धारा। लोल लहरियाँ डोल रही हैं, जो सुंदर लहरें हैं कल कल करके डोल रही हैं, इधर उधर मचलती हुई लहरें इधर उधर बढ़ती जा रही हैं, भ्रू विलास रस घोल रही हैं। ये सब देख कर के ऐसा लगता है कि चंचल लहरें कटाक्षों की तरह से मधुर आनंद प्रदान कर रही हैं, इंगित में ही बोल रही हैं, और उनके चलने से जो मधुर आवाज़ हो रही है उस आवाज़ के लिए भी ऐसा कहा गया है। ऐसा लगता है कि मानो वे इशारे में ही कुछ कहना चाह रही हैं, मानो वो सांकेतिक भाषा में ही कुछ बातचीत कर रही हैं। मुखरित कूल किनारा, सखी निरख नदी की धारा, और जो नदी की कलकल धारा बह रही है उसके उत्तर में जो नदी के किनारे पक्षी अपना कलरव कर रहे हैं, पक्षियों की मधुर आवाज़ हो रही है, मधुर ध्वनि हो रही है, वह मधुर ध्वनि को देख करके भी उर्मिला कहती है कि देखो वह जो किनारा है वह कितना सुंदर लग रहा है कि नदी के किनारे पक्षी अपनी मधुर ध्वनि द्वारा बोल रहे हैं। पाया अब पाया वह सागर, चली जा रही आप उजागर, कब तक आवेंगे निज नागर, अवधि दूतिका द्वारा, सखी निरख नदी की धारा। हे सखी, इस प्रकार से ये जो तारों का जो प्रकाश है उसके वेग से ये बढ़ती हुई नदी अपने प्रियतम सागर को ऐसा लगता है मानो जल्दी ही प्राप्त कर लेगी, यानी ये बड़ी तेज़ी से सागर की तरफ बढ़ती जा रही है, और जितनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है उससे ऐसा लगता है वह शीघ्र ही सागर को प्राप्त कर लेगी। किंतु परंतु कब तक आवेंगे निज नागर, लेकिन मुझे पता नहीं कि मेरे प्रियतम जो हैं उनको मैं कब प्राप्त करूँगी, मेरे प्रियतम कब आएंगे। अवधि दूतिका द्वारा, सखी निरख नदी की धारा, किंतु पता नहीं मेरे जो प्रियतम हैं उनको अवधि रूपी दूतिका जो है वह कब लेकर आएगी, अर्थात कब 14 वर्ष पूरे होंगे और कब मेरे पति यहाँ पर आएंगे। इसमें ये जो नदी है उसको बढ़ती हुई जब उर्मिला देखती है तो उसको यही लगता है इतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो निश्चित रूप से यह शीघ्र ही अपने प्रियतम के पास पहुँचने वाली हैं।
मेरी छाती दलक रही है, मानस शफरी ललक रही है, लोचन सीमा छलक रही है, आगे नहीं सहारा, सखी निरख नदी की धारा। नदी के तीव्र बहाव को और इस आशा को सोच करके, इस उम्मीद को सोच करके कि यह शीघ्र ही अपने प्रियतम को, समुद्र को प्राप्त कर लेगी, यह सोच करके उर्मिला कहती है कि मेरी छाती फटी जा रही है। क्यों? क्योंकि वह तो शीघ्र अपने प्रियतम से मिल जाएगी, लेकिन मैं अपने प्रियतम से शीघ्र नहीं मिल पाऊंगी। मेरी छाती फटी जा रही है, मेरी मन रूपी जो मछली है, मानस शफरी ललक रही है। मन रूपी जो मछली है वह बहुत ज़्यादा आतुर हो रही है। लोचन सीमा छलक रही है। प्रियतम से अलग होने के कारण, जैसे पानी से अलग होने के कारण मछली जो है वह व्याकुल हो जाती है, उर्मिला भी अपने प्रियतम से अलग होने के कारण व्याकुल हो रही है। और वह उसमें जिस तरह से मछली यदि अलग होती है तो वह पानी में कूद जाना चाहती है, उसी तरह से उर्मिला भी अब जो विरह है, विरह के इस समय में जल्दी से जल्दी अपने प्रियतम से मिलना चाहती है और उर्मिला व्याकुल होकर के उसमें कूद पड़ना चाहती है। और इसीलिए वो नेत्रों का जो अश्रुजल है वह भी लोचन की सीमा छोड़ करके और छलक रहा है, अर्थात उर्मिला की आँखों से अश्रुधारा बह रही है। आगे वह कहती है, आगे नहीं सहारा, सखी निरख नदी की धारा। मुझे तो आगे भी कोई सांत्वना का आधार दिखाई नहीं देता, जिसको सोच करके कि मैं थोड़ा धीरज धर पाऊँ, मैं धैर्य धारण करूँ। हे सखी, तुम ही अब इस नदी की धारा को देखो। सखी सत्य क्या मैं घुली जा रही, मिलूं चांदनी में बुरा क्या यही, नहीं चाहते किंतु वे चांदनी तपोमग्न हैं आज मेरे धनी। विरह के कारण उर्मिला निरंतर दुबली होती जा रही है और वह जो दुर्बल हो रही है तो उसको देख करके सखी कहती है, ऐसा लगता है कि मानो तुम तो घुली जा रही हो। तो यहाँ पर विरह के कारण दुर्बल जो उर्मिला है उसको देख करके सखी उसके शरीर की ओर ध्यान दिलाती है। तो वह सखी से कहती है उर्मिला कि हे सखी, क्या तुम जो कह रही हो यह बात सत्य है कि मैं घुली जा रही हूँ? यदि इस प्रकार घुल करके मैं चांदनी में मिल जाऊँ तो इसमें बुरा क्या है? मिलूँ चांदनी में बुरा क्या यही, यदि मैं चांदनी में मिल भी जाऊँ तो इसमें बुरा क्या है? यानी रात्रि में फैली हुई जो चांदनी है उसमें वह घुलती हुई सी प्रतीत होती है, अर्थात बहुत कृशकाय हो रही है। और क्योंकि उर्मिला गौर वर्ण भी है तो चांदनी में वह घुलती हुई सी प्रतीत होती है। एक तरफ वह कहती है कि इसमें बुराई ही क्या है, लेकिन फिर जैसे ही उसे ध्यान आता है वह कहती है, नहीं चाहते किंतु वे चांदनी तपोमग्न है आज मेरे धनी। किंतु मैं चांदनी बन करके इसमें घुलना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे प्रियतम को चांदनी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मेरे प्रियतम जो हैं वो तपस्या में लीन हैं और शीतलता का और ताप का कहीं कोई मेल नहीं है। इसलिए उर्मिला कहती है कि यदि मैं शीतल चांदनी बन गई तो प्रियतम से मैं किस प्रकार मिल सकूंगी। नैश गगन के गात्र में पड़े फफोले हाय, तो क्या मैं निश्वास भी न लूँ आज निरुपाय। तारक चिन्ह दुकूलिनी पी पी कर मधुपात्र, उलट गई श्यामा यहाँ रिक्त सुधाकर पात्र। रात में जो आकाश में छिटके हुए तारे हैं उनको देख कर के उर्मिला कहती है कि नैश गगन के गात्र में, जो रात्रि में आकाश जो है उसमें जो नैश गगन के गात्र में पड़े फफोले हैं। तुम कहती हो कि ये जो गगन है, ये जो आसमान है, इसमें तारे जो हैं ऐसे लग रहे हैं कि मानो शरीर में फफोले पड़ गए हैं। तो हे सखी, अब तुम ये बताओ कि क्या ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम कहती हो कि तुम जो निश्वास ले रही, तुम्हारी जो गर्म निश्वासें हैं उसके कारण जो आसमान है उसमें तारों रूपी फफोले आ गए हैं। तो क्या मैं अब निश्वास लेना भी बंद कर दूं? क्या मैं गर्म जो निश्वास है, श्वास है, वह भी नहीं लूं? यहाँ पर हमको व्यंजना देखने को मिलती है। तारक चिन्ह दुकूलनी पी पी कर मधुमात्र, उलट गई श्यामा यहाँ रिक्त सुधाकर पात्र। तारक चिन्ह दुकूलनी, तारक चिन्ह यानी तारों के चिन्ह से युक्त। दुकूलिनी, दुकूल मतलब होता है वस्त्र और दुकूलिनी यानी साड़ी। ऐसा लगता है कि मानो सितारों से जड़ी हुई साड़ी पहनने वाली जो रात्रि है, यह
सारे के सारे मधु को, सारा का सारा जो मादकता है, सारी की सारी जो शराब है, उसको यह पी गई है और उसने उलट गई श्यामा यहाँ रिक्त सुधाकर पात्र। ऐसा लगता है मानो ये तारों से जड़ी हुई साड़ी पहनने वाली जो रात्रि है, उसने उस साड़ी को पहन करके, तारों से जड़ी हुई साड़ी को पहन करके सारी की सारी मादकता रूपी जो शराब है वह पी ली है और पात्र के रूप में ये जो चंद्रमा है इसको यहाँ छोड़ गई, उलट गई श्यामा यहाँ रिक्त सुधाकर पात्र। और ऐसा लगता है कि मानो अपना जो खाली पात्र है, शराब का जो खाली पात्र है, रीता यानी खाली पात्र जो है, वह यहाँ पर उल्टा करके छोड़ गई है। तो यहाँ पर चंद्रमा को जो उसका मधु का जो खाली प्याला है वह बताया गया है। यहाँ पर हम शेष और समास सूक्ति से भी इसका अर्थ ले सकते हैं, किंतु वास्तव में यहाँ पर जो प्रमुख वर्णन है वो रात्रि का ही वर्णन है। तो बच्चों, यहाँ पर हमको छायावादी शैली देखने को मिलती है, रात्रि का मानवीकरण यहाँ किया गया है और भारतीय साहित्य की जो समास की जो पद्धति है उसकी वह भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर हमें बहुत ही प्रकृति का सुंदर मानवीकरण देखने को मिलता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।